केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। देखो काइनेटिक्स किसको बोलते हैं उसके बारे में समझो सबसे पहले। केमिकल में समझाने की जरूरत तो मेरे को नहीं है ना, केमिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे ना। काइनेटिक्स किसको बोलते हैं वो समझो, व्हाट डू वी मीन बाय काइनेटिक्स, ठीक है ना। जब एक रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, अच्छा रिएक्शन में क्या होता है अगर इन जनरल बात की जाए तो व्हाट हैपेंस इन अ रिएक्शन, कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो थोड़े टाइम में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, दिस इज रिएक्शन, यही है रिएक्शन। लेकिन अब फंडा कैसा है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो किस स्पीड से हो रही है, किस रेट से हो रही है, RATE रेट। रेट का मतलब एक होता है जो आप लोग समझते हो, कीमत है ना, इसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है। रेट का एक मतलब स्पीड भी होता है, रेट ऑफ चेंज, कितने स्पीड से चेंज हो रहा है ना, पढ़ते ना हम लोग फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पढ़ते ना ये सब। लेकिन तो रेट का एक मतलब स्पीड भी होता है। तो जब एक रिएक्शन हो रही है, कुछ रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, काइनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, काइनेटिक्स। यानी काइनेटिक्स ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ध्यान से समझो, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो काइनेटिक्स अलग से केमिस्ट्री में एक ब्रांच है, समझ रहे। काइनेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन की रेट्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं, रेट्स की, केमिकल रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं। अब बच्चे को जब बोलोगे केमिकल रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं तो कुछ बच्चा समझता है रिएक्शन सस्ती पड़ रही है महंगी पड़ रही है, उसको स्टडी करते। केमिकल रिएक्शन का रेट पढ़ते मतलब स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन कितनी फास्ट होने वाली है, कितनी स्लो होने वाली है। ना सिर्फ हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या रहने वाली, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है, बल्कि हम लोग ये भी पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगी, चेंज करेगी। कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, कौन सी चीजें जिसके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं होगा, समझे अच्छे से। तो ये सारी चीजें हम लोग काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स तो हमको यही बताना है डेफिनेशन। तो आपको 2-3 लाइन की डेफिनेशन प्यारी सी दी हुई है केमिकल काइनेटिक्स की, अंडरलाइन करेंगे, टेक्स्ट बुक में आएंगे पेज नंबर 120 120, इंट्रोडक्शन की लास्ट की 3 लाइन देखो। काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मिला मिला बेटा। काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction and the factors those affected, मिला। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है which deals with the rate of chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डील करती है, केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करती है। केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड, कितना फास्ट है कितना स्लो है। और ना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है बल्कि एंड दोज फैक्टर दोज अफेक्टिंग देम, उन फैक्टर्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है। और ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए केमिस्ट। अगर मैं एक केमिस्ट हूँ, केमिस्ट मतलब आपने को लगता है केमिस्ट मतलब फार्मेसी वाला जो दवा देता है, उसको भी केमिस्ट बोलते हैं ना, जो दवा देता है मेडिकल वाला उसको भी हम लोग केमिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब वो केमिस्ट नहीं है। एज ए केमिस्ट मतलब वन हु स्टडीज केमिस्ट्री, जिसको केमिस्ट्री का नॉलेज है। जैसे जिसको फिजिक्स का ज्यादा नॉलेज होता है उसको फिजिसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट, फिजिशियन नहीं बोलते हैं, फिजिशियन डॉक्टर होता है, ठीक है। जिसको फिजिक्स का ज्यादा नॉलेज होता है उसको फिजिसिस्ट बोलते हैं। मैथमेटिक्स की जिसको ज्यादा नॉलेज होती है उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। इसी तरह जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज होती है उसको केमिस्ट बोलते हैं। तो एज अ केमिस्ट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुझे पता हो कि जो रिएक्शन मैं स्टडी कर रहा हूँ उस रिएक्शन को कैसे फास्ट करना है, उस रिएक्शन को कैसे स्लो करना है, कौन सी चीज़ें जिसके से रिएक्शन फास्ट होने लगी, कौन सी चीज़ें जिसके से रिएक्शन स्लो होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ते बोलो, काइनेटिक्स के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ते बेटा, काइनेटिक्स के अंदर। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, काइनेटिक्स का एक एप्लीकेशन और है, अंदर उधर फर्स्ट काइनेटिक्स का एक एप्लीकेशन और है। काइनेटिक्स की मदद से हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं।
इसको स्टडी करते बोलो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसको बस हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं, A प्लस बी चेंजिंग इनटू C प्लस वी, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो वो रिएक्शन इतनी सिंपल होती नहीं, वो कई सारी स्टेप्स में होती है। किसमें होती है बेटा? स्टेप्स में। पहले ये हुआ रहेगा, ये वाला केमिकल यहाँ से आके इसको अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये वाली बॉन्ड टूट गई, फिर ये केमिकल आया, ये वाली बॉन्ड बनी, ये बॉन्ड टूट गई। यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग एक लाइन में लिखते हैं, असल में वो एक लाइन में हो नहीं हो रही होती। वो क्या फॉलो करती है बेटा? कई सारे स्टेप्स फॉलो करती है। तो एक केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके पूरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उन स्टेप्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है बोल? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड में आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा ना, तो उसके अंदर आप लोगों ने हेलोजिनेशन के रिएक्शन पढ़ा होगा। जब हम लोग मीथेन में हेलोजन ऐड, CH4 में जब क्लोरीन को ऐड किया जाता है, एक एक करके क्लोरीन ऐड होता है ना, तो उसमें आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा 3 स्टेप में। 3 स्टेप का मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। अल्केन अल्कीन अल्काइन जब आपने पढ़ा तो मेरे ख्याल से अल्कीन में आपने 3 पढ़ा होगा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, उसमें 3 स्टेप आपने पढ़ा होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो सब मैकेनिज्म, एक रिएक्शन हो कैसे रही है असल में, उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ना, ये क्या कहलाता है बोल? मैकेनिज्म। क्या कहलाता है बेटा? तो जब हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं वहां पर भी काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी एक एग्जांपल आप 12th में भी देखोगे। 12th के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, अल्कीन एलीन्स, ऐसा उसका नाम है, HDA जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? HDA। उसके अंदर आप लोग 2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, 2 टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर SN1, या उसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2, उसको SN2 भी बोलते हैं। SN1 और SN2 2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे आप। तो जब वो SN1 SN2 का टॉपिक आपका स्टार्ट होगा ना, तो वहां पर सबसे पहली चीज यही होगा, काइनेटिक्स को पढ़ना। किसको पढ़ना? काइनेटिक्स को। तो मैकेनिज्म की शुरुआत ही किससे होती है बेटा? काइनेटिक्स होती है। तो ये जो पूरा काइनेटिक्स चैप्टर आपका चल रहा है ना, इसके ऊपर ध्यान दो, ये आपको SN1 SN2 में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या बोल रहे हो? इज इट वेरी मच क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इसको आप वहाँ पे भी देखोगे, SN1 और SN2 में भी देखोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा अच्छे से? खैर, काइनेटिक्स का डेफिनेशन अंडरलाइन करिए। किसको बोलते हैं काइनेटिक्स? एकदम अच्छे से समझा। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं। रेट्स मतलब स्पीड, रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट होगी उसको पढ़ते हैं, और उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिन फैक्टर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज होगा, अफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? अब काइनेटिक्स के बाद, डेफिनेशन के बाद आपको जो दूसरी चीज दी है वो मेन हेडिंग यही है, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन मिला। तो जैसा कि आपने काइनेटिक्स के डेफिनेशन में देख लिया कि हम लोग काइनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? हाँ, आप आसान भाषा में बोल रहे एक रिएक्शन हो रही है, कितनी स्पीड में हो रही है। तो आम जिंदगी में स्पीड का कुछ और मतलब होता है, उसको आप रिएक्शन पे नहीं अप्लाई कर सकते। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वहाँ पे स्पीड क्या रहती है? 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो रिएक्शन भी क्या यही स्पीड फॉलो करती है? अरे सर बहुत फास्ट हो रही रिएक्शन। बोले कितना फास्ट? बोले 80 की स्पीड। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पर जब मैं बोलता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड, रिएक्शन की स्पीड, तो उससे मेरा क्या मतलब होता है उसको समझो जरा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक रिएक्शन का जनरल आइडिया क्या होता है कि मेरे पास कुछ रिएक्टेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? बोल, रिएक्टेंट। जो किसमें चेंज होंगे? बोल, प्रोडक्ट। जो किसमें चेंज होंगे बेटा? प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी चेंजिंग इनटू C प्लस डी। तो यहाँ पर A और B कौन है? बोल, रिएक्टेंट है, और C और D कौन है? प्रोडक्ट है। नाउ टेल मी वन थिंग, जब ये रिएक्शन शुरू हो रही होगी, बस अभी जस्ट हमने बीकर में डाला और रिएक्शन को स्टार्ट किया, उस टाइम पर C और D रहेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा? A और B। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई ना, अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, टाइम पास होता जाएगा, आपको प्रोडक्ट और क्या देखने को मिलेगा? बीकर के अंदर C और D बनता हुआ दिखेगा। तो C और D जो पहले नहीं था, अब वो क्या हो रहा है? बन रहा है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी? बोल, बढ़ती जाएगी, और A और B की क्वांटिटी कम होती जाएगी।
तो इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि जब रिएक्शन होती है तो ए और बी यानी जो रिएक्टेंट होते हैं, कौन बेटा? रिएक्टेंट, ये कंज्यूम होते हैं। क्या होते बोल? कंज्यूम, समझते हैं ना? यूज हो जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, कंज्यूम होते रहते हैं। और जो सी और डी है यानी कौन? प्रोडक्ट, ये फॉर्म होते जाते हैं, ये बनते जाते हैं। तो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट क्या होते बोल? कंज्यूम होते, कंजम्पशन होता है उनका। और प्रोडक्ट क्या होते बोल? फॉर्म होते। प्रोडक्ट क्या होते बेटा? फॉर्म होते। तो तू ऊपर बैठ रहे, किचन पे चढ़ के बैठ, हम उधर शुरुआत में सो रहा है, थोड़ा टाइम तो जान दे, थोड़ा वक्त तो जान दे। लेक्चर स्टार्ट हुआ है, पहली हेडिंग डालो, तेरे को नींद आ रही है, अब तेरे को देख के मेरे को नींद आ रही है। हाँ बैठ, अभी ऐसा ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, तेरा मुंह दिखना चाहिए मेरे को, या इधर आके बैठ, इधर अंतमश के बाजू में। आजा, शाबाश। जैसे इधर देखो, तो एक रिएक्शन का जनरल आइडिया क्या होता है बेटा? रिएक्शन मतलब क्या? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट्स क्या होंगे बोलो? कंज्यूम होंगे, और प्रोडक्ट क्या होंगे बोल? फॉर्म होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं मालूम? दिए गए टाइम में रिएक्टेंट कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं या फिर प्रोडक्ट कितनी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और या फिर the rate of formation of product with respect to time, this is known as rate of reaction। फिर से बोलूं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। rate of consumption of reactant with respect to time, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कितनी जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं, कितना स्लो कंज्यूम हो रहे हैं। या तो ये बोल सकता हूं मैं, या फिर और क्या बोल सकता हूं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही डेफिनेशन? देखो आपको यही डेफिनेशन दी हुई, रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग है ना बेटा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग है, देख क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब्स हाउ रैपिडली मतलब कितना जल्दी, हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कितनी जल्दी रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है या फिर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोल? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ता हूं मतलब मुझे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट पढ़ना होता है, रिएक्टेंट निकालना होता है, या फिर दूसरी चीज क्या बोलो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इन दो चीजों को निकालना मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है दो टाइप की होती है। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक क्या होता है बोल? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? इसको समझते हैं। ये ऑलरेडी कांसेप्ट आपका क्लियर है, मैंने वेलोसिटी में क्लियर किया है कांसेप्ट, 11 से करते आ रहा हूं। वेलोसिटी दो टाइप की पढ़ते हैं हम लोग, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। एवरेज किसको बोलते हैं? जब एक बड़ा टाइम इंटरवल होता है, अभी गाड़ी इधर थी, 10 सेकंड के बाद यहाँ पहुंची, अब इस बड़े टाइम इंटरवल पे आप जब वेलोसिटी निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। जैसे गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, फिर गई आगे तक पहुंची, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिनट हुआ था, 10 मिनट में आपने एवरेज वेलोसिटी निकाला 35 आई, कितनी आई? इसका क्या मतलब है? यहाँ से लेके वहां तक 10 मिनट में हर सेकंड पर, हर पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड 35 थी? नहीं, इसका मतलब होता है कभी 45 थी, कभी 20 थी, कभी 15 थी, कभी 50 थी, कभी 30 हो जाती थी। सबका एवरेज निकाला पूरे 10 मिनट में तो कितना है? 35। तो एवरेज एक बड़े इंटरवल पे निकाला जाता है, किसी पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, सारे पॉइंट्स की वैल्यूज का एवरेज होता है वो। पर इंस्टैंटेनियस किसको बोलते हैं? 0 सेकंड से लेके 10 मिनट तक गाड़ी चली, जब टाइम 7.3 मिनट हो रहा था डॉट, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यही कांसेप्ट पढ़ा था हमने फिजिक्स में, याद है ना? अच्छा, इंस्टैंटेनियस वैल्यू को निकाल के कौन देता है हमको? इंटीग्रेशन। इंस्टैंटेनियस वैल्यू को निकाल के कौन देता है? डेरिवेटिव। इंस्टैंटेनियस वैल्यू को निकाल के कौन देता है बोल? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का पहला एप्लीकेशन यही देखे थे अपने लोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ही यही था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको इंस्टैंटेनियस वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग वहां पर किसकी हेल्प लेते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं, डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। डेरिवेटिव की वजह से हमको इंस्टैंटेनियस वैल्यू मिल जाती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर चिपका दो, सेम कंसेप्ट।
एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी चेंजिंग इनटू C प्लस डी, ध्यान दें, A प्लस बी चेंजिंग इनटू C प्लस डी, टाइम t इज इक्वल टू 0, खाली A और B रहेगी, C और D रहेगा क्या? नहीं, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट, यानी थोड़े टाइम के बाद अब थोड़े बहुत A और B भी रहेंगे, पहले से कम रहेंगे लेकिन ना, और थोड़े बहुत C और D भी है कि नहीं। अब जो मैं 0 सेकंड से लेके 10 मिनट तक का टोटल रेट निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, वो किसी एक पॉइंट का रहेगा क्या? ये पूरे टाइम का क्या रहेगा बोल? एवरेज है। क्या रहेगा बेटा? एवरेज, समझा ना? और जब एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालूंगा तब क्या रहेगा? इंस्टेंटेनियस। सर निकालते कैसे? चलो वो बताओ, चल पहले एवरेज देखो, पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा, ये रिएक्शन को और सिंपल कर रहा हूं मैं ताकि पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो। पहले सिंपल लेके पढ़ते फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे ना उसको। तो एकदम सिंपल रिएक्शन, A चेंजिंग इनटू P, खत्म। A चेंजिंग इनटू P, व्हाट इज दिस A? रिएक्टेंट, व्हाट इज दिस P? प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट था कन्वर्ट हो गया एक दूसरे प्रोडक्ट में, एकदम सिंपल सी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? और एकदम सिंपल सी रिएक्शन। अब समझ, t इज इक्वल्स टू 0 पर, टाइम इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने देखा जो A है, A उसकी क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी? क्वांटिटी समझते हैं ना, मिकदार, कितनी क्वांटिटी उसकी मौजूद है। तो जब भी केमिस्ट्री के अंदर किसी केमिकल की क्वांटिटी नापनी होती है तो हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं। क्या नापते बोल? कॉन्सेंट्रेशन। क्या नापते बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हेनेवर केमिस्ट्री में किसी भी चीज की क्वांटिटी नापनी होती है तो हम लोग असल में उसका क्या निकालते बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे तरीके होते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना? मोलालिटी, मोलारिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, समझ में आ रहा है? मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं बोल? कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कहाँ पढ़े थे सब? ये सब तो नहीं पढ़े आप, सॉरी सब नहीं पढ़े आप, 4 पढ़े आप, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट, परसेंटेज बाय मास, ये और परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी 5 पढ़ा आपने 11th स्टैंडर्ड। नहीं सर, मास परसेंट और वॉल्यूम, हाँ अलग अलग था ना दोनों, वही तो बता रहा हूँ मैं भी। ये 5 आपने पढ़ा है तो बहुत सारे, पर आपने 5 11th में पढ़ा है। इनको हम लोग फिर से रिकैप करेंगे, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, ये सब मैं रिटर्न रिकैप करूंगा, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, सेकंड चैप्टर में। जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना तो याद रख सकते हो ना आप कि केमिस्ट्री में जब भी किसी केमिकल की क्वांटिटी निकालनी होती है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बहुत आसान भाषा में समझो, ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना ये हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अम्मी बोले नींबू शरबत बना के लेके आ, है कि नहीं? तो अब 1 जग पानी है, उसमें आपको शक्कर मिलाना है, तो आप उधर ख्याल रखते हो कॉन्सेंट्रेशन का। आप उधर क्या ख्याल रखते हो बोल? कॉन्सेंट्रेशन का। अगर नहीं ख्याल रखोगे, बोले 1 जग पानी ऐसा शक्कर का डब्बा खोले, ज्यादा मीठा हो जाएगा, और फिर ऐसा किए पूरा डब्बा, बोले ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा डाल तब कम मीठा हो जाएगा। देखिए रमजान आता है तो जिसका काम होता है शक्कर घोलने का, उसको कॉन्सेंट्रेशन याद आ जाता है। 1 जग पानी में 10 चम्मच शक्कर, ऐसा याद हो जाता है। देखियो, व्हाट इज दैट? यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन इन अ वेरी बेसिक टर्म्स। आप बहुत बेसिक टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो। 10 स्पून्स ऑफ शुगर पर जग ऑफ वाटर, ये आप कॉन्सेंट्रेशन उधर ले रहे हो, 10 स्पून्स ऑफ शुगर पर जग ऑफ वाटर। लेकिन जब केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है तो वो जग में पानी और चम्मच में शक्कर ऐसा नहीं होता है ना। उधर हम लोग केमिकल कितना लेना है उसको देखने के लिए मोल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मोल। तो उधर पे जब आप शक्कर लोगे तो चम्मच बाय चम्मच नहीं लोगे, कैसे लोगे? मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अब घर पे अम्मी आपको नहीं बोल सकते बोले कितना शक्कर लो, 3.5 मोल ले ले। केमिस्ट्री में चम्मच नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं? मोल, 1 मोल, 1.5 मोल, 2 मोल। घर में हम लोग जग में जो पानी लेते हैं जग के हिसाब से होते हैं ना, 1 जग, 2 जग, 3 जग, ज्यादा लोग आगे तो ज्यादा शरबत बनता है तो 1 जग, 2 जग, ऐसा ना। केमिस्ट्री में जग नहीं लिया जाता, केमिस्ट्री में लीटर में लिया जाता है पानी। किसमें? लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अच्छा, लीटर की जगह और कौन सी यूनिट आती है? डेसीमीटर क्यूब। कौन सी? लीटर, डेसीमीटर क्यूब, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दोनों का मतलब एक ही है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब। दोनों अलग अलग यूनिट है लेकिन दोनों का वैल्यू कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए लीटर लिखो चलता है, डेसीमीटर क्यूब लिखो चलता है। तो जो घर पे आप काम कर रहे हो 10 चम्मच पर जग,
केमिस्ट्री में 10 चम्मच को किससे रिप्लेस किया जाएगा? नंबर ऑफ मोल से। और पर जग को किससे रिप्लेस किया जाएगा? पर लीटर से। तो केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन नापा जाएगा मोल पर लीटर। किसमें नापा जाता है बोल? मोल पर लीटर। इतना मोल पर लीटर, इतना मोल पर लीटर। किसमें नापते हैं केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर लीटर। या और क्या बोल सकते हो इसकी जगह? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। याद रखिए बेटा इसको, इधर यू विल बी गिवन मोल पर लीटर और यू विल बी गिवन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये कॉन्सेंट्रेशन को नापने की यहाँ पर यूनिट है। तो फिर से ए रिएक्टेंट था मेरे पास, पी प्रोडक्ट था। जब टाइम 0 था तो मुझे ए का कॉन्सेंट्रेशन लिखना था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इतना बड़ा लिखने से अच्छा है केमिस्ट्री में इसको ऐसा लिखना, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसमें ए लिख दो। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रैकेट ए नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है बोल? कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है बोल? कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो शुरुआत में ए का कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेशन लेगा, लेट्स से सम x मोल पर लीटर है कि नहीं। अब बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन लेगा बोल? 0 ना, शुरुआत हो रही है ना, प्रोडक्ट रहेगा क्या शुरू में? नहीं। बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0। आफ्टर टाइम टी, अब कुछ टाइम बीत गया, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम के बाद अब ए का कुछ और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, x रहेगा क्या? कुछ और रहेगा ना, क्या रहेगा? y मोल पर लीटर। बदल गया उसका कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग मुझे बताना ये y x से ज्यादा रहेगा या कम? कम रहेगा। वेरी गुड। क्यों कम रहेगा समझा? क्यों कम रहेगा समझा? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होते जाता है, उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है। समझ रहे? और इस टाइम पे P का कंसंट्रेशन 0 रहेगा क्या? चेंज होगा, वो कुछ तो और बनेगा। तो समझ, इसका कंसंट्रेशन बन गया Z मोल पर लीटर। कितने टाइम में हुआ ये? T टाइम। कितने टाइम में हुआ बोलिए? T टाइम में। तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा। अब जब मुझे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, अब जब मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब दो चीज निकालना, या तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट निकालो या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले निकालते रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ ध्यान से देख, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो ये निकालो या फिर और क्या निकाल सकते हो आप? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये दोनों रेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट निकाला जाता है? टाइम। तो नीचे तो टी आने वाला है, नीचे तो क्या आने वाला है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाले ना, उसको छोड़। 0 से t तक कितना टाइम हुआ? टी टाइम ना। 0 से t तक कितना टाइम चाहिए? तो इसको ऐसा लिख लो, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। क्या बेटा? चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा अच्छे से? जैसे यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड है, तो इधर कितना आएगा? 8। 2 से 10 में कितना ज़्यादा टाइम चेंज हुआ? 8 ना, तो इधर आएगा 8 डेल्टा टी। अब ऊपर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है? रिएक्टेंट। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कितना कंज्यूम हुआ है या कितना चेंज हुआ है, ये भी बोल सकते हो ना। चेंज कैसे निकालते बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? y माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? x, y माइनस x। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसी चीज को देख मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, डेल्टा a बाय डेल्टा t। चलेगा कि नहीं? What is this? ब्रैकेट A मतलब कौन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। डेल्टा मतलब क्या? चेंज। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा बोल? Z माइनस 0। इसी को देख मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, डेल्टा B बाय डेल्टा T। लिख सकता हूँ या नहीं? सॉरी P। चेंज ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है? तो ये एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बोल? एवरेज रेट निकालने का। लेकिन ये इक्वेशन रॉन्ग, ये नहीं चलेगा सर, ये ना सॉल्व है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताओ? These two can't be equal. Why? Tell me. ऐसा कैसे इक्वल नहीं रहेंगे सर? आप क्या जाहिल हो क्या? जितनी स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उतनी स्पीड से तो प्रोडक्ट बनेगा, वरना रिएक्टेंट क्या घूमने जा रहा है अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो? ये दोनों कैसे नहीं इक्वल होंगे? हाँ आप जो बोले बात सही है, पर मैं बोल रहा हूँ दोनों नहीं इक्वल रहेंगे। क्यों नहीं इक्वल रहेंगे मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये पहले कितना था? 0, और बाद में कुछ तो भी नंबर आया z माइनस 0 करे, है ना? बड़े नंबर में से 0 माइनस कर दो, आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये x से y हुआ है
y कौन है यहाँ पर, x से छोटा है। इधर क्या कर रहे हो, y माइनस एक्स, छोटे में से बड़ा नंबर निकाल लो, कैसे आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है। यानी समझ आया, जरा ध्यान से देख, यानी अगर इसकी वैल्यू 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगी। अब बता इक्वल है क्या, नहीं। तो एक जगह -5 है, एक जगह +5 है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, सर ये -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है ना तो उसको हमेशा शुरू में माइनस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बोल, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा, पर यार नेगेटिव उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव। हो गए दोनों वैल्यू इक्वल, हो गई दोनों वैल्यू इक्वल, बोलो समझ में आ रहा है सबको, होगी दोनों वैल्यू इक्वल। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है, समझ, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में ए का कितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है, 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, हर सेकंड में पी का कितना कंसंट्रेशन बन जा रहा है, 5 मोल पर सेकंड। अब मुझे बताना 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक क्या हर सेकंड पर इतना ही कंसंट्रेशन कम और ज्यादा हो रहा होगा, नहीं। शुरुआत में ज्यादा तेज हो रहा होगा, फिर धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो फिर ये वैल्यू क्यों आ रही है, ये उन सारी वैल्यूज का क्या है बेटा, एवरेज। ये उन सारी वैल्यू का क्या है बोल, एवरेज। समझ में आ रहा है अच्छे से, तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना लंबा चौड़ा याद रखने से अच्छा है मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। सब लोग ध्यान से देखो, एक लाइन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। अगर मुझे एक रिएक्शन दी हुई है, यही सिंपल वाली रिएक्शन, A चेंजिंग इनटू P, मुझे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा बोल, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या करूंगा, या तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लूंगा, या फिर बोल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी या तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेगा या तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी रिएक्टेंट का चेंज ऑफ कंसंट्रेशन लिए तो उसको ऑलवेज जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिए तो उधर क्या लोगे, माइनस। जैसे मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखना है, इधर एक रिएक्शन हो रही है CD चेंजिंग इनटू B प्लस A। बता इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल कैसे आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बोल, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कौन है रिएक्टेंट, CD विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये रिएक्टेंट है ना माइनस, या फिर इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट का टर्म 2 बार आएगा, रिएक्टेंट एक ही था तो उसका टर्म भी एक बार आएगा। ये CD होने की जगह ऐसा होता तो C प्लस D। अब क्या करते हो, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट है ना माइनस, अभी दूसरा कौन है D ना, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी रिएक्टेंट है। ऐसे लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, समझा। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से कुछ फायदा है नहीं, ये निकाल के कुछ मतलब है नहीं। ये तो आपको एक टाइम से दूसरे टाइम तक का एवरेज वैल्यू बताएगा ना। मुझे एवरेज वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू चाहिए। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक रिएक्शन होने वाली, होने दो। मेरे को क्या करना है, जब 5वां सेकंड चल रहा है उस वक्त रिएक्शन का रेट कितना है वो मुझे निकालना है। तो उसको एवरेज रेट बोलेंगे क्या, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। उसको क्या बोलेंगे बोल, इंस्टेंटेनियस रेट। तो सर इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालो, सेम डिक्टो ऐसे निकाला जाता है, खाली डेल्टा डेल्टा को डी से चेंज कर देना। डेल्टा डेल्टा को किससे चेंज कर देने का, डी। डेल्टा डेल्टा मतलब चेंज ऑफ दिस, डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। यानी चेंज को डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इसका फिजिकल मीनिंग अगर आप देखने जाओगे तो पूरी रिएक्शन को कराओ, पॉइंट्स को प्लॉट करो, एक ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ के ऊपर पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट, क्यों इतनी मेहनत करने का, चुपचाप जो बोल रहे हो उसको याद रखो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालने का बोल, डेल्टा डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देने का, डी से रिप्लेस कर देने का, डेरिवेटिव से। समझ में आ रहा है। तो दूसरी हेडिंग देख पाए इधर क्या डाल रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरी हेडिंग इधर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
रिएक्शन, क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप कहीं भी कैलकुलेट नहीं करोगे, फिर बोलो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कहीं भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आगे अगर कहीं ऐसा लिखा भी है ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो समझ जाने का कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस ही है, इट इज नॉट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बेटा, इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग। इंस्टेंटेनियस सॉरी, पहले रिएक्शन वही सेम रिएक्शन ए चेंजिंग इनटू बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले किसको लेंगे, रिएक्टेंट को, तो पहले क्या लिखते थे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना। आप क्या लिखेंगे, देख, डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको भी चेंज पढ़ दोगे तो चलेगा, बस याद रखना डेल्टा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डी। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी के साथ ना, डेल्टा के साथ, और ये रिएक्टेंट है ना, कौन आएगा इधर, माइनस, या फिर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप इसको भी चेंज पढ़ दोगे तो भी चलेगा, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। मैथ्स नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री चल, अब पढ़ने में कहीं कौन ही मार्क्स काटता है, लिखने में काटता है ना। बट आपको पता है हम लोग भले से इसको चेंज बोल रहे, इट इज नॉट एक्चुअली चेंज, इट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करें हम लोग ग्राफ की मदद से। मैथ्स का लेक्चर नहीं चल रहा है कि मैं आपको ग्राफ बना के समझाते बैठूं, डायरेक्ट याद रखो, डेल्टा डेल्टा की जगह क्या याद रखने का, डी डी, तो अपने आप एवरेज से किस में बदल जाएगा, इंस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना। समझा। एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, a प्लस बी चेंजिंग इनटू c प्लस डी। देखो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, बोल, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या आएगा, पहले कौन है, रिएक्टेंट में कौन है, ए, क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गया क्या, माइनस, वेरी गुड, क्यों माइनस, रिएक्टेंट है वो, कंज्यूम हो रहा है, इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गया क्या, माइनस, वो भी रिएक्टेंट है ना, इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गया क्या, हाँ हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट है वो प्लस में ही रहेगा, इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी प्रोडक्ट है प्लस में रहेगा। दिस इज हाउ वी राइट डाउन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फंडा। ओसी को डेल्टा, डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दी तो क्या आ गया अपने पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की देखो डेफिनेशन दी हुई, क्या दिया हुआ है, the average rate of a reaction can be described by knowing change in concentration of reactant or product divided by time interval over which the change occur। या तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको टाइम इंटरवल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो वही तो कर रहे हैं ना, या तो रिएक्टेंट के चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को या तो प्रोडक्ट के चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से। सेम चीज वर्ड में लिखी हुई बेटा, तो जो मैंने आपको इतनी मगजमारी करके समझाया उसको उसने 3 लाइन में लिख के समझा दिया, और वो डायरेक्ट नहीं समझता, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। गया कह रहे भेजे में, समझा सबको अच्छे से। और वही डेल्टा, डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया वो, इंस्टेंटेनियस। देखो तो इंस्टेंटेनियस समझाने से पहले उसने ग्राफ बनाया, तो सबके ऊपर नहीं जा रहे हो, जो इंपॉर्टेंट सीधा उसको याद रखो। मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो पूछेगा भी नहीं आपसे, 100% नहीं पूछेगा। हाँ आगे है कुछ मैथमेटिकल पार्ट, वो पूछता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो समझाऊंगा, जो आता है वो समझाऊंगा, अभी शुरुआत में नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पूरा आगे तक सिर्फ सिर्फ किसको पढ़ेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ी और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, थोड़ी और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। इफ यू लुक एट ओवर हियर, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट का कितना नंबर ऑफ मोल था, 1, प्रोडक्ट का कितना था, 1। यहाँ पे भी दोनों रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 1, दोनों प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 1, सबका नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 1 1 1 1, मतलब सबकी स्टोइकियोमेट्री 1 ही। स्टोइकियोमेट्री याद है ना, स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था, उसमें स्टोइकियोमेट्री समझाया था। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम से पहले जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री, है कि नहीं, आसान भाषा में उसी को स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है। सबका नंबर ऑफ मोल कितना है, बोल 1। हर रिएक्शन में ऐसा हो जरूरी है क्या, रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल चेंज भी तो हो सकता है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मैं इसको, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ रिएक्शन A प्लस, ध्यान दिया, A प्लस 3B चेंजिंग इनटू 2C।
दिस इज रिएक्शन। अब ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा जिंदा रह के समझना, वरना भेजे में नहीं जाएगा, ठीक है ना। आधे जाग के समझोगे तो नहीं जाएगा भेजे में, फिर डबल ट्रिपल समझाना पड़ेगा मुझे। तो सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जाएगा भाई, बहुत जल्दी नहीं आगे तुम लोग, समझ गया मैं, डोंट नीड टू एक्सप्लेन। हाँ हाँ हाँ, वो मुंबई की टीम, मुंबई मैच टीम इंडिया की। तो इसको क्या लगा, रोहित शर्मा के गले लगा इसको इतनी गर्मी, जाहिर सी बातें करती रहेगी उधर, खोटा गए तुम लोग, अच्छा बनी है मैं भाई लोग। मेरे को बोलो चले हमारी मरी घूमने चलते हैं, मेरे लोग घूमने जा रहे लेकिन छी, चल ध्यान दे दे। A plus 3B changing into 2C। अब स्टोइकोमेट्री क्या हो चुकी है, वो चेंज। A के साथ नंबर ऑफ मोल 1 है, B के साथ नंबर ऑफ मोल 3 है, C के साथ नंबर ऑफ मोल कितना बेटा 2। अब ये ऐसा लिखेंगे कि सर मतलब अगर अब मैं आपको बोलूं ऐसा लिखने कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या आपसे मैं इसको सिर्फ क्या बोलूंगा बोल, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कौन सी निकाल रहे हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस। क्या आएगा बोल, इसका क्या आएगा माइनस dA/dt, इसका क्या आएगा माइनस dB/dt, इसका क्या आएगा प्लस dC/dt। राइट है क्या ये, नहीं रॉन्ग है, क्योंकि इधर स्टोइकोमेट्री अलग है। तो सिंपल है ना सर, इसका 1 था इसको 1 रहने दो, इसका 3 था इसको 3 लिख दो, इसका 2 था इसको 2, वो भी रॉन्ग। करना कुछ ऐसे ही है, खाली ये 3 और 2 मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड करना है। बताने को मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन क्यों डिवाइड करना है उसको फील करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको फील करते हैं। सब लोग ध्यान से देखना बेटा, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये रिएक्शन आपसे कुछ बताना चाहती है कि भाई जब 1 मोल A का कंज्यूम हुआ है, क्या 1 मोल A का कंज्यूम हुआ है, तब B के कितने मोल कंज्यूम हुए, और C का कितना मोल बना है, 2। C का कितना मोल बना है बोल, 2। तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हुई। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंज्यूम हुए, कौन कौन, A और B। जितने टाइम में A का 1 मोल कंज्यूम हुआ है, B का कितना कंज्यूम हो गया, कौन फास्ट है कौन स्लो है, B फास्ट है A स्लो है। समझदार है, वेरी गुड। B फास्ट है A स्लो है। इमेजिन एज इफ यहाँ पर ऐसा रोटी खाने का कंपटीशन, अंडा खाने का कंपटीशन चल रहा, अंडा खाने का कंपटीशन चल रहा, 2 लोग बैठे हुए। अब जितने टाइम में ये बंदे ने एक ही अंडा खाया, उतने टाइम में ये बंदे ने 3 अंडा खा लिया। कुछ समझ रहे, जितने टाइम में इसका एक ही हजम हुआ, उतने टाइम में इसने 3 हजम कर लिया। कौन फास्ट है, जिसने 3 हजम किया। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे हम लोग, ये जो पर्सन बी है इसकी अंडा खाने की स्पीड A की बनिस्बत 3 गुना ज्यादा है, यही बोलेंगे ना। ये जो पर्सन बी है इसकी अंडा खाने की स्पीड A की बनिस्बत 3 गुना ज्यादा है। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा, जितने टाइम में A 1 मोल कंज्यूम हुआ है, B कितना कंज्यूम हुआ है, 3 मोल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B के कंजम्पशन का रेट A की बनिस्बत 3 गुना ज्यादा है। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, जा रहा है कुछ भेजे में, फिर एक बार और रिपीट करो, दोबारा नहीं, ध्यान से देखना। जितने टाइम में A का 1 मोल कंज्यूम हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन उतने टाइम में B का कितना मोल कंज्यूम हो गया, 3। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B का कंजम्पशन रेट बराबर है 3 गुना 3 टाइम्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ क्रिस्टल क्लियर। क्यों लिखा है ऐसा, समझा एकदम अच्छे से। जितने टाइम में A 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतने टाइम में B 3 मोल कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब B बहुत फास्ट है। A से कितना फास्ट है बोल, 3 गुना फास्ट। A से कितना फास्ट है, 3। अब इन दोनों को मैथमेटिक्स के टर्म में लिखो। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B को कैसा लिखेंगे, dB/dt। करेक्ट है, ऐसे लिखेंगे, करेक्ट है, ऐसे लिखेंगे, माइनस लेंगे, कंज्यूम हो रहा है ना वो, तो क्या लेंगे, माइनस, इज इक्वल्स टू 3 इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A को कैसा लिखोगे बोल, बोल कैसे लिखोगे, dA/dt। चलेगा क्या, साथ में क्या लेना पड़ेगा बेटा, माइनस। सही है। तो ये तो मैंने कंपेयर किया किसको किसको, A और B को। अब क्या करते हैं, A और C को कंपेयर, किसको कंज्यूम कंपेयर करते बोल, A और C को। तो ध्यान से देख, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के मुताबिक जितने टाइम में A का 1 मोल कंज्यूम हुआ है, ध्यान दिया, जितने टाइम में A का 1 मोल कंज्यूम हुआ है, उतने टाइम में C का कितना मोल बन गया है, 2।
तो जितने टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम हुआ है उतने टाइम में सी का 2 मोल फॉर्म हो गया। कौन फास्ट है? सी फास्ट है। ए के कंजम्पशन से सी का फॉर्मेशन क्या है बेटा? फास्ट है। कितना बोला? 2 गुना। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सी के बनने का जो रेट है वो ए के कंज्यूम होने का 2 गुना है। इसी को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देख, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी के बनने का जो रेट है वो बराबर है 2 गुना किसके? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ। सीधा भेजे में गया। पक्का पक्का। मैथमेटिकली लिखो इसको, कैसा लिखोगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मतलब डी बाय डी टी माइनस, है ना? माइनस, है ना? कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, प्लस में रहेगा, वो प्रोडक्ट है। इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए को कैसे लिखोगे बोल? माइनस डी ए बाय डी टी। वो कंज्यूम हो रहा है इसीलिए उधर क्या आएगा बेटा? माइनस। ये 2 लाइन कैसे ही समझा? नाउ लुक एट दिस 3। ये यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा? वहां जाके क्या करेगा? तो ये माइनस ऐसे रहेंगे, 3 इधर आके डिवाइड किया, डी बी बाय डी टी। यहाँ पर क्या बचा देख? माइनस डी ए बाय डी टी। सही बात है। इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके तो 1/2 डी सी बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय डी टी। इक्वेशन नंबर 2। Now look at equation number 1 and 2. ध्यान से, from 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 को देखो। इसके RHS में क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी। इसके भी RHS में क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी। RHS सेम है, मतलब LHS सेम है, यानी ये वैल्यू इसको भी बराबर, इसको भी बराबर, यानी तीनों वैल्यू क्या है यहाँ पर? बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से लिखना, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू -1/3 डी बी बाई डी टी के भी बराबर है और प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी के भी बराबर है। ये लिख सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू z, मतलब x, y और z तीनों क्या है? सेम। तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, मतलब तीनों आपस में क्या है? इक्वल। लिख दिया। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या दे रहा है आपको बोल? रेट ऑफ रिएक्शन। अब नोटिस कर एक चीज, जो A था, A उसका नंबर ऑफ मोल 1 था, तो उसको एज इट इज लिख दिया डी ए बाई डी टी। B का नंबर ऑफ मोल कितना था देख, तो उसको किससे डिवाइड किए? 3 से। C का नंबर ऑफ मोल कितना था देख? 2, तो उसको किससे डिवाइड किए? यही तो मैं बोल रहा था ना, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि क्या कर देना है? तो इतना सब याद रखने से अच्छा बस एक ट्रिक याद रखो, जो भी नंबर ऑफ मोल रहेगा उसको क्या कर देंगे? डिवाइड, बस खत्म, और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर मुझे ये रिएक्शन दी हुई है, सब लोग बोर्ड पर देखना, स्मॉल a टाइम्स a प्लस स्मॉल b टाइम्स b गिविंग स्मॉल c टाइम्स c प्लस स्मॉल d टाइम्स b। तो यहाँ पर ये a b c d ये सब कौन है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये सब कौन है? नंबर ऑफ मोल, नंबर्स है, नंबर। जैसे यहाँ पे 2 3 ये सब था। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर रहेगी देख? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, पहले इसके लिए लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी। कितना उसका नंबर ऑफ मोल? 1/, इज इक्वल्स टू, फिर इसके लिए लिखेंगे क्या आएगा बोल? माइनस डी बी बाई डी टी। कितना उसका नंबर ऑफ मोल? 1/, फिर इसके लिए आएगा क्या आएगा बोल? माइनस है प्लस? प्लस हाँ, प्रोडक्ट है वो, डी सी बाई डी टी। नंबर ऑफ मोल कितना है? स्मॉल सी, 1/c। बोल डी डी बाय डी टी, नंबर ऑफ मोल कितना इसका? बस ये याद रखना आपको, खत्म। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अभी सॉल्व भी करेंगे 2-3 न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर आते क्वेश्चन। समझ में आ रहा अच्छे से? ये पूरा लिखो फिर कराता हूँ क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 121 के ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया देखो, लास्ट में मिला? एक बात नहीं, उधर कुछ लिखा नहीं इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। पेज नंबर 121 ब्लू बॉक्स, उसका आंसर है क्या लिखा देख? राइट द एक्सप्रेशन फॉर, इनकम्प्लीट है वो, उधर ऐसा होना चाहिए था, राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर। कौन सा एक्सप्रेशन? रेट एक्सप्रेशन।
तो उधर एक्सप्रेशन से पहले रेट लिख दो. राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग. तेरी बुक में है, वेरी गुड. न्यू टेक्स्ट बुक में सब रहता है. राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग. क्या रिएक्शन दिए बेटा देखेंगे सब लोग. व्हाट इज द रिएक्शन सी. 2N2O गिविंग 4NO2 प्लस O2 मिला. रिएक्टेंट कौन है इसमें, N2O, और प्रोडक्ट कौन है बेटा, NO2 और O2. करेक्ट है. एकदम सिंपल. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर ऐसा आया तो. 1 मार्क्स के लिए ध्यान से कैसा लिखेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहला कौन है बेटा, N2O. क्या करेंगे, D N2O बाय dt. और ये रिएक्टेंट है ना, माइनस में आएगा. इसका नंबर ऑफ मोल क्या है बेटा, 2, तो क्या आएगा इधर 1/2. फिर इज इक्वल टू, नेक्स्ट कौन है, NO2, D NO2 बाय dt. प्रोडक्ट है ये प्लस में रहेगा. नंबर ऑफ मोल कितना है, 4. क्या आएगा इधर, ध्यान दे रहे 1/4. इधर इधर दोनों. नेक्स्ट क्या है, O2. क्या आएगा बोल, D O2 बाय dt. उसका नंबर ऑफ मोल 1 है और कुछ करने की जरूरत नहीं. हो गया, ये आंसर है खत्म. रेट एक्सप्रेशन लिखने बोलेगा तो ऐसा करते हैं, खाली रेट एक्सप्रेशन लिख देना, बात करना. एक ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर वापस इधर आएंगे. ये रहने Let's come to your exercise, page number 136. पेज नंबर 136 पे आएंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला. एक बात दे रहे, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो. फॉर द रिएक्शन, क्या दी हुई रिएक्शन देख, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस. ठीक है. तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलकर के 2 मोल अमोनिया गैस बना. दिस इज द रिएक्शन. नाउ इसमें ये वाला क्वेश्चन अगर आता तो एक तो ये तरीका था, राइट डाउन द रेट एक्सप्रेशन, तो हम लोग ये लिखते हैं. लेकिन और कैसा पूछ रहे थे, उसी चीज को अलग तरीके से पूछ रहे हैं. क्या बोल रहे थे, व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग्स DN2 by dt, DH2 by dt and DNH3 by dt. मतलब इसका रेट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है. किस में आता है तीनों के बीच का रिलेशन, रेट एक्सप्रेशन में आता है ना. इन शॉर्ट आपसे रेट एक्सप्रेशन पूछे. क्या बोला, समझ में आ रहा है. क्या पूछे आपसे बेटा, रेट एक्सप्रेशन. क्या आएगा देख आंसर में, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहला कौन है देख, N2, तो क्या आएगा इधर DN2 by dt. रिएक्टेंट है ना, माइनस, नंबर ऑफ मोल 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इज इक्वल्स टू DH2 by dt. ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस, नंबर ऑफ मोल 3 है, 1/3, इज इक्वल्स टू DNH3 by dt. प्रोडक्ट है प्लस में रहेगा, नंबर ऑफ मोल 2 है, 1/2. इसके और इसके बीच का रिलेशन निकालने पड़ेगा. ये आपके आंसर. तो दोनों 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन. समझ में आया अच्छे से. कम बैक टू दैट पेज, पेज नंबर 121. वापस से आएंगे उस पेज पर. प्रॉब्लम नंबर 6.1 देखेंगे. 6.1 देखेंगे बेटा सब लोग. फॉर द रिएक्शन, क्या दी हुई रिएक्शन देख, व्हाट इज द रिएक्शन, 2N2O5 गिविंग 4NO2 gas plus O2 gas. So this is the reaction, given reaction यही है, करेक्ट है. ठीक है ना. आगे बढ़ेंगे बेटा. क्या बोला उसने, फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इन लिक्विड ब्रोमीन. ये सब किसमें चल रहा है, लिक्विड ब्रोमीन के सोल्यूशन के अंदर चल रहा है, उसको छोड़ आगे बढ़ो. N2O5 disappears at a rate of 0.02 moles per decimeter cube per second. N2O5 कौन है, ये N2O5 रिएक्टेंट. क्या होता है रिएक्टेंट, कंज्यूम. कंज्यूम की जगह उसने क्या वर्ड यूज किया है, डिसअपीयर. गायब हो रहा मतलब कंज्यूम हो रहा है ना. तो उसके डिसअपीयर होने का रेट दिया हुआ है, देखना, डिसअपीयर्स एट अ रेट ऑफ, मिला, डिसअपीयर्स एट अ रेट ऑफ. मतलब इसके डिसअपीयर होने का रेट दिया, मतलब इसके कंजम्पशन का रेट दिया ना. मेरे को बताओ इसका रेट ऑफ कंजम्पशन कैसा लिखोगे आप, इधर देख. इसका रेट ऑफ कंजम्पशन कैसा है बेटा, DN2O5
D(N2O5 बाय dt। अब ये रिएक्टेंट है ना, तो किस में लेंगे इसको? माइनस में लेंगे। कितना दिया हुआ इसका वैल्यू? 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम नहीं है, वो रेट एक्सप्रेशन में आता है। रेट एक्सप्रेशन भी है क्या? रेट ऑफ कंजम्पशन भी है ना, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऐसा लिखिए 1/2, 1/4, 1/3। वो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है वो किस में आता है? रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आता है। यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं क्या? नहीं, इधर से कितना बोले? रेट ऑफ कंजम्पशन। तो इसका कंजम्पशन रेट ऐसा लिखेंगे, खत्म। क्या बोल रहे समझ में? इज इट वेरी मच क्लियर? तो रेट ऑफ कंजम्पशन में वो 1/2, 1/3 वो सब मत लिखना, ठीक है? क्या बोला समझा? आगे बढ़ो, क्या बोला उसने? देख, at what rate NO2 and O2 are formed। तो NO2 और O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। क्या पूछा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो इधर देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है। कैसा लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन को? D(NO2 बाय dt। और फॉर्मेशन है तो प्लस में आएगा। देखिए पूछा है आपसे, और क्या पूछा है? देख, D(O2 बाय dt, ये भी प्लस में आएगा ना। ये दो चीज पूछा है, अभी खत्म नहीं, आगे बढ़। आगे बढ़, क्या बोला? What would be the rate of reaction? और क्या निकालना है अपने को? बोल, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तीन चीज निकालना है, एकदम सिंपल। सबसे पहले दी गई रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। सिंस यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, पहले सबसे पहले, अब वहां पर आएगा 1/2, 1/3, 1/4 सब। अब हम लोग लिख रहे हैं ना रेट एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले क्या आएगा? देख, N2O5, D(N2O5 बाय dt। किसमें है ये? माइनस में। वैल्यू क्या है इधर? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। सही है, इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या आएगा? बोल जल्दी। D(NO2 बाय dt प्लस में ना, नंबर ऑफ मोल 4, 1/4 इज इक्वल्स टू D(O2 बाय dt। प्रोडक्ट है, प्लस में रहेगा, 1 है, 1 ही रहेगा। ये अपना मेन रेट एक्सप्रेशन आया है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब एक एक करके तीनों चीज निकालें, एक करके तीनों चीज निकालते। पहले इसके पीछे D(NO2 बाय dt। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, D(NO2 बाय dt ये रहा, और गिवन क्या है? देख, D(N2O5 बाय dt ये रहा। तो इस पूरे में से खाली ये दोनों को अलग करके लिखो, सिर्फ ये दोनों को अलग करके लिखो। क्या आएगा? देख, -12 D(N2O5 बाय dt इज इक्वल्स टू 1/4, बोलो, D(NO2 बाय dt। करेक्ट है? इसमें से निकालना क्या आपको? ये निकालना है ना, तो क्या ले देखिए, D(NO2 बाय dt इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा? ये 4/2, ये माइनस इसके साथ ले ले, क्या हो जाएगा? माइनस D(N2O5 बाय dt। करेक्ट है? करेक्ट है? ये 2 से 4 कट गया तो 2, तो ये 2 को ऐसे रहने दे। माइनस D(N2O5 बाय dt, माइनस D(N2O5 बाय dt, क्या है इसकी वैल्यू? 0.02 इज इक्वल्स टू D(NO2 बाय dt। तो कितना हो गया ये? D(NO2 बाय dt कितना रहेगा? बोल, 0.02, 0.04 यूनिट लिखने का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए और ये पर सेकेंड टाइम के लिए। समझा? ये पहला आंसर आ गया। देखो, गॉट माय फर्स्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड। फिर से इक्वेशन नंबर 1 को उठा। अब क्या निकालना है? DO2 बाय dt। कहाँ है वो? ये रहा, ठीक है। और ये भी आ चुका है ना मेरे पास, तो या तो इन दोनों को ले लो, इसकी वैल्यू आ चुकी मेरे पास, या फिर इसको और इसको ले लो, क्योंकि उसकी भी वैल्यू दी है। दोनों चलेगा आपके ऊपर। किससे करूँ बोलो? इन दोनों से करूँ या ये दोनों से करूँ? ये दोनों से करूँ? मैं बोलो दोनों चलेगा। ये भी आ चुका है और ये दिया हुआ है, तो चाहे इसको इसके साथ ले लो, चाहे इसको इसके साथ, दोनों चलेगा। समझ में? तो वो लास्ट के दोनों को लेते हैं। 1/4 D(NO2 बाय dt इज इक्वल्स टू DO2 बाय dt। बेटा 1/4 ऐसी लेते, D(NO2 बाय dt कितना है? 0.04 इज इक्वल्स टू DO2 बाय dt।
ये 4 से कटेगा ना, कितना आएगा 0.01, तो DO2/dt कितना रहेगा, DO2/dt इज इक्वल टू 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया मुझे दूसरा आंसर, आगे सेकेंड आंसर। लास्ट चीज क्या निकालना देख, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से इक्वेशन नंबर 1 देख, इक्वेशन नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ये तीनों पता है, तो या तो इन दोनों को ले ले, या इन दोनों को ले ले, या इन दोनों को ले ले। तीनों मालूम है ना, तो मैं इसको ले रहा हूँ, ये दोनों आपस में बराबर ही है ना। तो क्या लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है बोल, DO2/dt। अगर कोई बच्चा ये ले लेता तो चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, आंसर तीनों से सेम। तो कितना हो गया देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू DO2/dt कितना है बेटा, 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द लास्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। कितना सिंपल है देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट, बहुत आसान है। इससे आसान क्या ही चाहिए 3 मार्क्स में, बताना तुमको। इजी सेम ऐसे एक और क्वेश्चन दिया नीचे, ट्राई दिस, मिला, ट्राई करने बोला तो लेट्स ट्राई। उसी पेज पर पेज नंबर 121, ट्राई दिस। क्या बोला देख, ट्राई दिस में सब ध्यान देंगे, कहाँ जा रही फॉर द रिएक्शन। क्या दिया हुआ रिएक्शन देख, 3 आयोडीन आयन है एक्वियस फॉर्म में, ठीक है, प्लस H2O8 आयन, H2O8 2 माइनस आयन, ठीक है ना, वो भी एक्वियस फॉर्म में है। आयन देख के घबरो मत, प्लस और ऊपर माइनस आगे आगे क्या है, सेम वैसे सॉल्व होगा, माइनस आए प्लस आए कुछ भी नहीं, सॉल्व करने का फंडा सेम। आगे देख, गिविंग I3 माइनस एक्वियस प्लस 2SO4 माइनस एक्वियस। दिस इज द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है। आगे देख क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I-3, rates of consumption of I- and H2O8 2 minus and the overall rate of reaction। 4 चीज पूछा है। पहला क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, कैसा लिखेंगे इसको, I3 माइनस बाय dt। फॉर्मेशन है ना, प्लस में रहेगा, तो पहला ये निकालना है मुझे। फिर क्या पूछा है, रेट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ I- एंड H2O8-, तो दो चीज का रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, पहले I- का और फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 2 माइनस, दो चीज निकालनी है। इसको कैसे लिखेंगे I- को, DI- dt। कंजम्पशन है बेटा, एक ये निकालना है। नेक्स्ट D H2O8 2 माइनस बाय dt, ये भी कंजम्पशन है ना। और लास्ट में क्या पूछा है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ये 4 चीज पूछा। तो कुछ भी करने से पहले क्या लिखेंगे बेटा, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोल, रेट एक्सप्रेशन। तो सिंस इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, सबसे पहला कौन है देख, I- ना, DI- बाय dt, रिएक्टेंट है -1/3, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट वन है H2O8, DH2O8 2 माइनस बाय dt, रिएक्टेंट है माइनस, नंबर ऑफ मोल 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, इज इक्वल्स टू DI3 माइनस बाय dt, प्रोडक्ट है प्लस में रहेगा, नंबर ऑफ मोल 1 है, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ो, DSO4 2 माइनस बाय dt, प्रोडक्ट है प्लस में रहेगा, 2 है इधर। अच्छा एक चीज और दी होगी ना, एक डेटा कोई जो भी दिया रहेगा देख, overall rate of reaction if the rate of formation of SO4 2 minus is 0.022 moles per decimeter cube per second। क्या दिया अपने को, rate of formation of SO4 2 minus, कैसे लिखेंगे इसको देख, D SO4 2 minus by dt, फॉर्मेशन है तो किस में रहेगा था, प्लस में। कितनी थी इसकी वैल्यू, 0.022
मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डेटा भी आप ना इसी के नीचे लिखना, मुझसे मिस हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन के नीचे वो लिखना, फिर ये लिखना। अभी जो रेट एक्सप्रेशन आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से क्या क्या निकालना है, देख di3 माइनस dt ये निकालना है, माइनस di माइनस बाई dt ये निकालना है, माइनस ds2O82 माइनस dt ये निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ये निकालना है। मतलब 1 2 3 4 चारों निकालना है। वन बाय वन करते हैं, पहले इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये लेना पड़ेगा, और ये पता है ना, तो इन दोनों को लूंगा मैं, क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन di3 माइनस बाई dt इज इक्वल्स टू 1/2 dsO2 माइनस बाय dt। ये 1/2 ऐसे रहेगा, dsO2 माइनस dt क्या है, 0.022। कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये कटेगा इससे 0.011। कितना आ गया ये, di3 माइनस बाय dt इज इक्वल्स टू 0.011 यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, पहला आंसर है। दूसरा क्या निकालना है मुझे, माइनस डी आई माइनस बाई डी टी, ये रहा ना। अब इसके साथ मुझे ये भी पता है, इसके साथ मुझे ये भी पता है, तो चाहे इन दोनों से निकालो चाहे इन दोनों से निकालो, कोई इश्यू नहीं। फिर से लेके इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, ठीक है ना। पहले क्या है, माइनस 1/3 डी आई माइनस बाय डी टी, इसके साथ लो या इसके साथ लो, बोलो आई के साथ लो, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू di3 माइनस बाय dt। अब निकालना अपने को क्या, माइनस di माइनस बाय dt, तो 3 इधर एक्स्ट्रा है ना, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ आएगा तो माइनस di माइनस बाय dt इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू di3 माइनस बाय dt। ये 3 को ऐसे रहने दे, di3 माइनस बाय dt की वैल्यू क्या है, 0.011 मल्टीप्लाई कर 0.033 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस di माइनस बाय dt, यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आयोडीन, आई माइनस आयन, सॉरी। दिस इज योर सेकेंड आंसर। थर्ड क्या निकालना था बेटा, देख थर्ड क्या निकालना था, माइनस dsO2 माइनस बाय dt, ये रही ना। अब इसकी वैल्यू मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये और ये तीनों मालूम, इससे आपको करने का, ठीक है ना। तो किससे करूँ बोल, इसको किससे करूँ बोल, ये बाजू वाले से कर लो, सीधा सीधा इक्वल है ना। तो फ्रॉम 1 माइनस dsO2 माइनस बाय dt इज इक्वल्स टू di3 माइनस बाय dt। कितनी है इसकी वैल्यू, di3 माइनस बाय dt, di3 माइनस बाय dt कितना है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज माइनस dsO2 माइनस बाय dt। ये रहा अपना आंसर। लास्ट चीज क्या निकालना है, बोल, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से इक्वेशन नंबर 1 उठाएंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा, क्योंकि चारों पता है। किससे निकालो बोल, अरे इसके पीछे पड़ गए तुम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू di3 माइनस बाय dt। di3 माइनस बाय dt कितना आएगा, 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये रहा अपना ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। समझा। तो रेट एक्सप्रेशन के ऊपर आपको 4 क्वेश्चन थे, एक एक्सरसाइज में, एक शॉर्ट एग्जांपल में और 2 ट्रायल इसमें, चारों करा दिया। होप इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स में आता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स में आता है। ठीक है ना। अब उसमें ज्यादा चीजें निकाले हो ना, इसमें बहुत सारी चीजें निकाले, हम लोग 4 चीज निकाले, तो इट कैन इवन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। क्यों बोला नहीं आता है, who said? Only for the year when the syllabus was reduced, all these boxes were reduced. Try this, use your brain power, remember, do you know, ये सारे बॉक्सेस सिर्फ तभी के लिए रिड्यूस हुए थे जब सिलेबस रिड्यूस हुआ। अगर इन बॉक्सेस में क्वेश्चन, डेटा है, नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए,
तो वो हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, डिफरेंशिएट, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट, ऐसा सब भी रहता है बॉक्स में भी यूज, है ना। अभी जब मैंने वो पढ़ाया था आपको सर्कुलेशन रेस्पिरेशन, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब बॉक्स में तो था ना, डू यू नो करके बॉक्स में क्यों पढ़ाया था उसको, उसमें से क्वेश्चन। ये सारे बॉक्सेस सिर्फ उसी ईयर के लिए रिलीज हुए थे जब सिलेबस 25% रिलीज हुआ कोविड के टाइम, उसके बाद नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से, देखो